गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम प्रागैतिहासिक काल के विषय में परीक्षा उपयोगी तथ्यों को देखेंगे और समझेंगे। फ्रेंड्स, क्यों प्रागैतिहासिक काल के विषय में हमें पढ़ना जरूरी है, क्यों हमें इतिहास पढ़ना होता है। फ्रेंड्स, इसकी आवश्यकता हमें इसलिए होती है क्योंकि हम देखते हैं कि किस प्रकार मनुष्य वर्तमान स्थिति तक पहुंचा, किस प्रकार उसने अपने वातावरण से संतुलन बनाया और विपरीत स्थिति में भी परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाया और वर्तमान जो स्थिति है उसे प्राप्त किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल है, मानव विकास का ही वह काल है। हम कहेंगे कि जिस काल के विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु तो हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। उस समय के मनुष्य द्वारा जिन वस्तु का प्रयोग किया गया, बर्तन, औजार और जो उनके निवास स्थान थे और जो अन्य उनके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं हैं, उनसे ही हमें उस समय के मनुष्य के विषय में जानकारी मिलती है। इसे इसलिए इतिहास के पूर्व काल या प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है 450 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। 450 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के भी तथ्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जीवन की उत्पत्ति बहुत बाद में हुई। इससे जो जीवन की उत्पत्ति हुई वो बहुत बाद में हुई। फ्रेंड्स, मनुष्य की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर 20 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। ये 450 अरब वर्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे हम किस तरीके से मेमोराइज करेंगे? 450 अरब वर्ष और मनुष्य की उत्पत्ति 20 लाख वर्ष, केवल 20 लाख वर्ष पूर्व मानी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, एक दूसरे से इसे रिलेट कर देंगे जो अंक हैं, जो तथ्य हैं, ताकि पृथ्वी की उत्पत्ति से मनुष्य की उत्पत्ति का वर्ष में क्या रहता है और मनुष्य की उत्पत्ति से पृथ्वी की उत्पत्ति का जो तथ्य है, जो अंक है, उन्हें हम याद कर सकें। देखिए 450 यानी कि 500 के नोट से 500 का नोट मान लीजिए आप, एक 50 इसमें माइनस कर दीजिए, यानी 450 अरब वर्ष, अरब, करोड़, अरब। ठीक है फ्रेंड्स, अरब वर्ष ए से अरब आता है, अगर हम हिंदी में ही इसे लिखें अरब। ठीक है फ्रेंड्स, ए से अरब मान लेंगे हम, ए यानी कि फर्स्ट, यानी कि बहुत पहले हुआ है, इस तरीके से, और 450 अरब वर्ष, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो फ्रेंड्स 20 लाख ही आ जाएगा। 20 लाख, करोड़ इसमें नहीं है, करोड़ को छोड़ देंगे हम, करोड़ को, उसके बाद जो लाख आएगा 20 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य की उत्पत्ति। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम तथ्यों को रिलेट करते हुए सिस्टमैटिक वे में देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रागैतिहासिक अर्थात जिस कालखंड के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है उसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल उस समय जो मनुष्य रहते थे उनके द्वारा जो प्रयोग की गई वस्तुएं थी, गुफाएं थी, बर्तन थे, औजार थे, उनसे हमें उनके विषय में जानकारी मिलती है। तो प्रागैतिहासिक काल हो गया। उसमें जो प्रमुख स्थान है फ्रेंड्स, इसमें प्रागैतिहासिक में ताम्र भी आएगा, लौह भी आएगा, कुछ भाग जिसके लिखित साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, और उसमें प्रमुख भाग है पाषाण युग का। फ्रेंड्स, पाषाण अर्थात पत्थर, संस्कृत का शब्द है पाषाण और हिंदी में से कहते हैं पत्थर या पत्थर युग का युग। ठीक है फ्रेंड्स, इस समय के मनुष्य द्वारा पत्थरों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। ठीक है, और इस खंड को भी हमें, ये सबसे लंबा, इसमें पूरा पाषाण काल सबसे लंबा कालखंड रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा पाषाण काल सबसे लंबा, 99% जो है
जो मनुष्य की विकास की जो एक गाथा है, जो अवधि है, वो पूरा पाषाण काल से संबंधित है। जो अभी वर्तमान तक हम जो विकास हुआ है, वर्तमान जिस स्थिति में है, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो मनुष्य ने अपना समय व्यतीत किया है, जहाँ से होकर के मनुष्य आ रहा है, वो है पूरा पाषाण काल का 99.99 कह सकते हैं आप फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, पाषाण काल को भी हम 3 खंडों में विभाजित करेंगे फ्रेंड्स। तो ये है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जैसे कि मेरे द्वारा आपको बताया गया कि 99% जो मनुष्य का विकास का जो कालखंड रहा है, जिसमें 99% विकास हुआ, 99% वहीं से विकास की गाथा चली। 99% जहाँ व्यतीत किया मनुष्य ने अपना समय विकास के इस पीरियड में, विकास की इस अवधि में। तो जो सबसे ज़्यादा अवधि मनुष्य द्वारा व्यतीत की गई वो पूरा पाषाण काल में की गई, 99%, 99.9%। ठीक है फ्रेंड्स, 99.99%। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि मनुष्य पृथ्वी की उत्पत्ति हुई 450 अरब वर्ष पूर्व, और 20 लाख लगभग में मनुष्य की उत्पत्ति हुई। तो पूरा पाषाण काल जो माना जाएगा 20 लाख से 9,000 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया कि 99% इसी में, तो इस तरीके से मेमोराइज करेंगे पूरा पाषाण काल की अवधि। लाख, क्योंकि जो सामान्य मनुष्य वर्तमान काल में भी लाख रुपये से संबंधित है, इस तरीके से रिलेट करके लाख रुपये की ही उसके लिए महत्व होती है, और जो एक अपेक्षा की जाती है कि उसके लाख रुपये उसके बाद लाखों होंगे सामान्य। तो इस तरीके से रिलेट करनी है 20 लाख से 9,000 ईसा पूर्व तक। और 20 लाख तो जो जहाँ पर शुरू हुआ वहाँ से कर लेंगे हम, मनुष्य का उद्भव जहाँ माना जा रहा है 20 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा पाषाण काल। और 99 से 9 उठा लेंगे कि 9, ये तो 9,000 है, 9,000 है, 9,000 ये याद हो जाएगा। ये जो अवधि मानी जाती है पूरा पाषाण काल की। और 9,000 से फिर 4,000 तक, यानी कि यहाँ पर को हम 5,000 माइनस कर लेंगे। ठीक है, -5,000 इस तरीके से रिलेट करेंगे, तो 4,000 आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा। 9,000 से 4,000 तक मध्य पाषाण काल, और नवपाषाण काल आएगा फ्रेंड्स 6,000 से, फिर से हम कितना माइनस करेंगे, 2,000 माइनस कर लेंगे, 2,000 माइनस करेंगे तो आएगा 2,000 प्लस कर लेंगे। अब 6,000 से इससे कर लेंगे 3,000 माइनस करके आ जाएगा आपका 6,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ये रहा आपका 4,000, यहाँ माइनस कर लेंगे। ईसा पूर्व है तो इससे पूर्व, वर्तमान से पूर्व। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बात चल रही है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेकिन यहाँ पर ये देखिए आप, ये यहाँ तक चल रहा है ये लेकिन ये 4,000 से चलना चाहिए था, 6 से क्यों चला? क्योंकि कुछ स्थानों पर जो है कालखंड आगे विकास मनुष्य नवपाषाण काल की स्थिति में आ चुका था, और कुछ स्थानों पर जो है अभी मध्य पाषाण की स्थिति में था, यानी कि जो नवपाषाण काल में विकास हुआ है खेती का, पशुपालन का, वो वहाँ नहीं हुआ था। तो इसलिए इसे 9,000 से कहीं पर 9 से 4,000 माना जाता है, और कहीं को 6,000 से 2,000 तक, ये 6,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व तक इसे माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, समय तो आगे बढ़ रहा था फ्रेंड्स। कुछ स्थानों पर मनुष्य ने विकास कर लिया था कि वो नवपाषाण की स्थिति में 4,000 ईसा पूर्व पहले ही पहुंच गया था, लेकिन कुछ स्थानों पर वो जो है अभी 6,000 ईसा पूर्व तक नवपाषाण काल की जो उत्कृष्ट स्थिति थी वहाँ तक नहीं पहुँचा था। तो वो जो संक्रमण का काल है वो यहाँ पर लुप्त सा हो गया है इन तिथियों को दर्शाने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम याद करेंगे 6,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व तक नवपाषाण का माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप उल्टा कर लीजिए तो 6 को आप रिवर्स करेंगे, 9 को तो 6 हो जाएगा ना फ्रेंड्स, तो 9 का ये 6 जो मिरर इमेज इसकी होगी तो 6 हो जाएगी ना फ्रेंड्स। तो इसकी उल्टी इमेज, रिवर्स इमेज होगी 6,
यहाँ से ले लीजिए, इसमें 4000 माइनस कर दीजिए, 2000 ईसा पूर्व तक मानी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से तथ्य को आप मेमोराइज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पाषाण काल को यानी कि पत्थरों का जब सर्वाधिक प्रयोग विभिन्न अपने प्रयोजनों विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, शिकार करने के लिए, कंदमूल को खनन करने के लिए, कंदमूल को खोदने के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए, आग का निर्माण करने के लिए मनुष्य द्वारा किया गया, तो उसको पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल को भी 3 खंडों में विभाजित किया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरा पाषाण काल का जो, उसमें भी जो पूरा पाषाण काल जो कालखंड रहा, सर्वाधिक रहा, 99.9 मैंने आपको बताया। इसमें मनुष्य ने अपना विकास किया सर्वाधिक, इसमें अपना जीवन, इसमें ये अवधि सर्वाधिक रही, पूरा पाषाण काल की अवधि सर्वाधिक रही इस विकास के क्रम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो 20 लाख से जब मनुष्य का जन्म उद्भव हुआ था फ्रेंड्स, वहाँ से 12,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है फ्रेंड्स, ये लाखों में, ये हजारों में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 12, ये 20, इसमें 2 ही कॉमन है, 12,000 ईसा पूर्व तक कि ये पूरा पाषाण काल की अवधि रही। तो 99 तो अगर प्रश्न आता है कि किस कालखंड में सर्वाधिक अवधि व्यतीत की मनुष्य ने अपने विकास क्रम में, तो क्या आएगा फ्रेंड्स, पूरा पाषाण काल में। पाषाण काल के भी जो मध्य पाषाण, नव पाषाण भी है, इसमें पूरा पाषाण जो है इस काल में, पाषाण काल का भी पूरा पाषाण काल में। अब इसको भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरा पाषाण काल को भी हम 3 खंडों में विभाजित करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी अवधि में सर्वाधिक मनुष्य द्वारा पूरा पाषाण काल में ही पत्थरों का प्रयोग किया गया है, पाषाण का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है, सर्वाधिक जो विकास की अवधि रही और जो व्यतीत किया गया, जो सर्वाधिक विकास किया, इसी पूरा पाषाण काल में मनुष्य द्वारा किया गया। 2 प्रश्न ये बनते हैं फ्रेंड्स। और अग्नि का विकास इसी कालखंड में हुआ है फ्रेंड्स, पूरा पाषाण काल में अग्नि का प्रयोग जो है पूरा पाषाण काल में हुआ है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर को अग्नि के साक्ष्य मिले, अग्नि के उद्भव के, या ये कहेंगे अग्नि की खोज के साक्ष्य मिले। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुरनूल है, कुरनूल, यहाँ से राख के साक्ष्य मिले पूरा पाषाण कालीन कुरनूल। ठीक है फ्रेंड्स, ये आंध्र प्रदेश में है कुरनूल, यहाँ की गुफाओं से राख के साक्ष्य मिले जो पूरा पाषाण काल के से संबंध रखते हैं। तो अर्थात पूरा पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण जो वो कहेंगे देन रही, कहेंगे वो अग्नि रही। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप मैप को। तो ये राख पूरा पाषाण काल से कि कुरनूल नामक स्थान आंध्र प्रदेश से राख के साक्ष्य मिले जो पूरा पाषाण अवधि के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अधिक स्पष्ट रूप से आप इस चित्र में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो त्रिभुजाकार आकृति में दिखा गया पूरा पाषाणकालीन स्थल। ये देखिए भीमबेटका, ये देखिए भीमबेटका और ये कुरनूल और ये हुसंगी कर्नाटक में, जहाँ कुरनूल आंध्र प्रदेश में, यहाँ के राख के साक्ष्य अग्नि के प्रमाण है फ्रेंड्स, अग्नि के आविष्कार के प्रमाण है। इस प्रकार के पूरा पाषाण काल में पाषाण औजारों का उपयोग किया जाता था, जिससे अग्नि उत्पन्न करने हेतु और जानवरों को मारने हेतु और खोदने हेतु, मट्टी कंदमूल को खोदने हेतु उनका प्रयोग किया जाता था, पाषाणकालीन उपकरणों का। ठीक है फ्रेंड्स, रॉबर्ट ब्रूस फूट फ्रेंड्स को 30 मई 1863 को पल्लवरम तमिलनाडु, पल्लवरम तमिलनाडु में प्रथम बार 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट द्वारा प्रागैतिहासिक खोज की गई। प्रथम जो साक्ष्य मिले पल्लवरम में रॉबर्ट ब्रूस फूट को मिले। तो प्रागैतिहासिक शोध को भारत में प्रारंभ करने का श्रेय जाता है रॉबर्ट
ब्रूस फ्रूट को। इस तथ्य को हम याद रखेंगे फ्रेंड्स। अब इस तथ्य को हम कैसे मेमोराइज करेंगे फ्रेंड्स? BRBF को, RBF में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को प्रागैतिहासिक खोज का श्रेय जाता है भारत में। 31 मई को तंबाकू दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स, टोबैको डे। उससे एक दिन पहले इस तरीके से रिलेट करेंगे 30 मई। और 1863, ठीक है फ्रेंड्स, 1861 में तो पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी भारत में फ्रेंड्स। पुरातत्व का जनक भारत में कहा जाता है फ्रेंड्स कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम को, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व का जनक कहा जाता है भारत में, ठीक है फ्रेंड्स। और पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1862। तो उससे 2 साल बाद +2 कर दीजिए आपसे, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट द्वारा, RBF रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट द्वारा प्रागैतिहासिक साक्ष्य की सर्वप्रथम खोज की गई थी पल्लवन तमिलनाडु, हैनैक्स की, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका श्रेय जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। और अब प्रागैतिक इसको कैसे रिलेट करेंगे? इस R में से आप ये स्टिक को हटा दीजिए तो P हो गया ना, प्रागैतिहासिक, इस ऐसे टाइप को लीजिए, ऐतिहासिक, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में हम हर पॉइंट को देखेंगे और मेमोराइज करेंगे। तो ये थी आज की क्लास, जो हिस्ट्री से संबंधित, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित थी। और परीक्षा उपयोगी तथ्य मेरे द्वारा एक सिस्टमेटिक वे में आपको प्रेजेंट किए गए। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जिससे कि मैं आगे भी इस प्रकार के वीडियो बनाऊं और एक सिस्टमेटिक वे में आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार के एक सभी परीक्षा तथ्य आपके सामने सिस्टमेटिक वे में मेरे द्वारा प्रेजेंट किए जाएंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने आज देखिए पुरातत्व से संबंधित कुछ तथ्य, और आगे भी मेरे द्वारा अन्य विषयों को भी एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट किया जाएगा और इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा कि आपको न मेमोराइज करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो थैंक यू। और मैं समझता हूँ कि आपको सभी तथ्य याद भी होंगे और आपको समझ में आएंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।